Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Priti Singh, your educator, and today we are going to discuss fundamental rights. That is very important topic of Indian polity. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में इंक्लूडेड है। और इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही ब्रीफ में शॉर्ट टाइम पीरियड में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे विद इन 30 मिनट्स। So without any wasting time, let's continue. And before we continue, don't forget to press the bell icon for getting the notification of upcoming videos. सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल राइट्स के इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखते हैं। उसके बाद से इसके अंदर जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी प्रोविजंस हैं, उन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हमारा टारगेट है कि 30 मिनट्स के अंदर हम लोग इस टॉपिक को ब्रीफ में पूरी तरह से कवर कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स? बेसिकली ये वो राइट है जो कि किसी भी इंडिविजुअल के लिए उसके ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एंड ये उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट मीन्स कि इंटेलेक्चुअल, मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट वाई इट इज़ नोन एज फंडामेंटल राइट्स। और ऑल्सो हमें पता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ग्रांटेड है। इट मीन्स हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इट इज द सुप्रीम लॉ। और जब सुप्रीम लॉ के द्वारा ग्रांटेड है और इट इज जस्टिसेबल इन नेचर, दैट्स वाई वी कॉल इट एज ए फंडामेंटल राइट्स। तो अब बात आता है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में इंक्लूडेड है और कौन कौन से आर्टिकल्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। सो बेसिकली दे आर इंस्टेड इन पार्ट 3 और आर्टिकल 12 to 35 तक इसके अंदर इंक्लूडेड है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो है 40 to 32, जिसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्रॉम आर्टिकल 14 to 32। बाकी में डिस्कस करेंगे 12 and 13, बट दैट आर नॉट मच इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आर्टिकल 14 to 32 तक। तो अब बात आता है कि हमें पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके हर एक प्रोविजंस कहीं ना कहीं से हम लोग लिए हैं। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे यहाँ का, वी हैव टेकन इट फ्रॉम द यूएसए बिल ऑफ राइट्स एंड वी कॉल इट एज ए मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है इट इज अवेलेबल फॉर ऑल इंडियन सिटीजन। बट कुछ ऐसे भी फंडामेंटल राइट्स है जो फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल है, बट सम फंडामेंटल राइट्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि आर्टिकल 12 to 35 तक जो है दे आर फंडामेंटल राइट्स। बट इसमें से कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए अवेलेबल है। बाकी सब तो है ही इंडियन के लिए, बट उनके साथ फॉरेनर्स भी इंक्लूडेड है। बट आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 जो है ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है। इट इज नॉट अवेलेबल फॉर द फॉरेनर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि जब हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है तो ये बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ग्रांटेड है, सो इट कैन नॉट बी सस्पेंडेड। बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी दो आर्टिकल ऐसे हैं जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है ये सस्पेंड कर दिए जाते हैं। और वो कौन कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज आर्टिकल 20 एंड व्हाट इज आर्टिकल 21। और ये जो नेशनल इमरजेंसी लगती है हमारी कंट्री में, उस वक्त इसको बेसिकली उस वक्त ये सस्पेंड कर दिया जाता है। बाकी कोई भी फंडामेंटल राइट्स जो है दे कैन नॉट बी सस्पेंडेड। ऑल्सो जो 6 राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 19 they also can be suspended only when emergency will be declared on the ground of war or external aggression। जब एक्सटर्नल इमरजेंसी लगती है तो उस ग्राउंड पे आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकता है, इन दोनों के अलावा भी। बट आपको पता होना चाहिए कि ग्राउंड कौन सा होना चाहिए, एक्सटर्नल एग्रेशन, ना कि ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रेबेलियन। आर्म्ड रेबेलियन के ग्राउंड पे आप इसको सस्पेंड नहीं कर सकते आर्टिकल 19 को। मीन्स आर्टिकल 20 एंड 21 जो है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड कर दिया जाता है। सो दिस इज अबाउट इंट्रोडक्टरी पार्ट। आपको क्या याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, इसके कहाँ से लिए हैं, कौन से पार्ट में इंक्लूडेड है, इसको बोलते क्या है, कौन से नेशनल इमरजेंसी के वक्त सस्पेंड कर दिए जाएंगे, और कौन कौन से आर्टिकल्स जो है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 12 के बारे में डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 12 है क्या। और ये जो बेसिकली 6 राइट्स है दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये इंपॉर्टेंट 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अर्लीस्ट हमारे यहाँ 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट राइट टू प्रॉपर्टी जो कि बेसिकली पार्ट हमारा आर्टिकल 30 था उसको रिमूव कर दिया गया बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट। नाउ इट इज अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300 ए, और बोल सकते हैं 300 clause 1, एंड इट इज इंक्लूडेड प्रेजेंटली इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट
वंस अपॉन अ टाइम ये जो था आपका राइट टू प्रॉपर्टी, इट वाज द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, बट आफ्टर केशवरान भारती केस इट गेट रिमूव्ड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट. विल स्टडी दिस अबाउट वेरी ब्रीफ इन अपकमिंग वीडियोस की आखिर हमारा राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये क्यों रिमूव कर दिया गया. हमारे पास अभी हमें इन सारी आर्टिकल्स को डिस्कस करने हैं डिटेल में. तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे आर्टिकल 12 को. जैसे मैंने बताया कि आर्टिकल 12 जो है इट इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट आर्टिकल 12 एंड 30, बट आपको जानना है कि आखिर आर्टिकल 12 है क्या. सो आर्टिकल 12 जो है इट डिफाइंस द टर्म स्टेट, और इसके अंदर इस पार्ट में बोलते हैं कि स्टेट जो है, स्टेट के अंदर क्या क्या आते हैं. गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, लेजिस्लेटिव, लोकल बॉडीज एंड अदर अथॉरिटीज, एंड ऑल्सो दोज विच आर बेसिकली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, या अदर अथॉरिटीज लाइक LIC यू कैन से, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन द स्टेट. ये जो टर्म है आपका स्टेट, स्टेट के अंदर क्या आएगा, पार्लियामेंट आएगा, स्टेट लेजिस्लेटर आएगा, लोकल बॉडीज आएंगी, अदर अथॉरिटीज आएंगी जो कि हमारे टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर इंक्लूडेड है, और साथ साथ में वो अथॉरिटीज जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं. दिस इज द आर्टिकल 12. आर्टिकल 13 जो है ये कहता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, या अगर कोई लॉ बनाते हैं जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को डेरोगेट करते, तो दे विल बी डिक्लेयर्ड एट वॉइस एंड नल. दैट इज द आर्टिकल 13. और ये बोलता है कि स्टेट कोई ऐसे लॉ नहीं बना सकती है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को एब्रीज करे और हमारे फंडामेंटल राइट्स को ले ले. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज गिवन इन द आर्टिकल 13. एंड इट्स टॉक समटाइम्स इट टॉक्स अबाउट द जुडिशियल रिव्यू. यहाँ पे जो कंसेप्ट दे रहे हैं वो जुडिशियल रिव्यू के दे रहे हैं. तो ये जो टर्म है, ये टर्म बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो टर्म है ये सिंपली रिप्रेजेंट करता है कि वो लॉ जो कि ऑर्डिनेंसेस के द्वारा बनाए गए हैं, जो रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूजेस है, इन सब के द्वारा हमारे कंट्री में बनाए गए हैं स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, ये सारी इंक्लूडेड है दिस टर्म में, लॉ में. और लॉ में अदर टर्म्स भी इंक्लूडेड है, लाइक जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन लॉ. अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहे हैं और वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को डिस्ट्रॉय और बोल सकते हैं एब्रीज कर रहा है, so at that time it will be declared as null and void. so laws in force, जो मैंने आपको यहाँ पे टर्म यूज किया कि laws in force इसमें इंक्लूड होते हैं, तो सिंपली ये वो लॉ होते हैं जो कि लेजिस्लेचर या फिर हमारे कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा पास किया गया हो ड्यूरिंग अंडर ए कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, but not previously revolved, it will also come under this. But if it will violate the fundamental rights of any citizen, then it will be declared as null and void. So you should note that कि nothing in this article shall apply to the amendment of the constitution, because जो constitutional amendment है वो भी एक तरह का law है, ये define किया गया है इस टर्म में law का मतलब. So it can also be not important, means we cannot apply any constitutional any amendment that will void or that will affect the fundamental rights. Now discuss about article 14. article 14 simply talks about equality before law. it talks about कि जो भी हमारे यहाँ के citizens है और जो भी state है, it shall not deny any person equality before law or equal protection of law. it is available for foreigners and also for Indian citizens. what is article 15? आर्टिकल 15 जो है ये बताता है कि किसी भी पर्सन को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं. तो इसके अंदर भी आपके 4 बेसिकली प्रोविजंस आते हैं. फर्स्ट जो कहता है वो कहता है किसी भी पर्सन को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन दिस 5 ग्राउंड, बेसिकली ऑन दिस 5 ग्राउंड्स. सेकंड जो प्रोविजन है आर्टिकल 15 का, वो क्या कहता है कि नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग्स, और इफ़ दे आर डूइंग देन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है. वो जो पब्लिक प्लेस है, रेस्टोरेंट है, शॉप्स है, होटल है, इन सारे प्लेसेस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता. इवन जो वेल्स होते हैं या टैंक्स होते हैं, बाथिंग्स होते हैं, यहाँ पे उनको इक्वल ट्रीट किया जा रही है. पार्ट जो इसका पार्ट 3 है आर्टिकल 15 का, मीन्स थर्ड क्लॉज जो ये क्या कहता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन. ये वुमेन और चिल्ड्रेन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने की बातें करते हैं. फिर आर्टिकल इसका जो आपका फोर्थ क्लॉज है आर्टिकल फोर्थ क्लॉज है, वो कहता है कि जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनके लिए भी स्टेट जो है कुछ ना कुछ लॉज एंड रेगुलेशन बना सकती है, और स्टेट कोई भी आर्टिकल या स्टेट जो है उसको प्रिवेंट नहीं कर सकता है, कोई भी प्रोविजंस बना सकते हैं फॉर देयर एम्पावरमेंट. तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर प्रोहिबिटिंग द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ.
Now let's discuss Article 16. What Article 16 says that it's talk about equality of opportunity in matters of public employments. मीन्स सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए. सो फर्स्ट क्लॉज सिंपली कहता है कि हर एक सिटीजन्स को स्टेट में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, और किसी भी पर्सन को ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, इन सारी बेसिस पे उनको आप इनएलिजिबल या उनके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते फॉर गिविंग देयर जॉब्स और टेकिंग अ सीट इन द एनी ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट और यू कैन से एनी ऑफ द स्टेट. एंड ऑल्सो ये भी कहते हैं कि कोई भी आर्टिकल जो है पार्लियामेंट को ये रोक नहीं सकती है कि वो किसी भी पर्सन और क्लास के लिए अगर उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉइंटमेंट के लिए कुछ लॉ बना रही है तो कोई भी स्टेट या कोई भी अदर बॉडीज उनको अफेक्ट नहीं कर सकती है. सो दिस इज अबाउट आर्टिकल 16. आर्टिकल 17 जो है ये कहता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. और ये जो अनटचेबिलिटी है इसको अबॉलिश करने के लिए आर्टिकल 17 टॉक करता है और कहता है कि अगर कोई भी इंसान ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस के बेसिस पे उनके साथ अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट किया जा रहा है तो उसको अबॉलिश किया जाए, और जो उनके साथ बुरी तरह से पेश आ रहा है सो उनको पनिश किया जाए. मीन्स इट इज़ अ पनिशेबल क्राइम इफ़ यू आर ट्रीटिंग अ पर्सन untouchable, or मतलब simply they are talking about abolishing untouchability. What is Article 18? Article 18 talks about abolition of titles, like you can say जो राजा महाराजा का टाइटल्स होता है या फॉरनर से कुछ प्रॉफिट और कुछ टाइटल लेना, ये सारी चीज़ें जो इनको एबॉलिश करने की बात करता है. बट अगर कोई हमारा नेशनल अवार्ड है, लाइक यू कैन से कि जो हमें अवार्ड्स मिलते हैं पद्माश्री, ये सारे जो अवार्ड्स है इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस, मीन्स उसको एबॉलिश नहीं कर सकते. बट जो राजा महाराजा का टाइटल होता है या जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हम लोग अदर स्टेट से लेना चाहते हैं वो नहीं ले सकते विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ प्रेसिडेंट का कॉन्सेंट लेके ही आप कोई भी टाइटल ले सकते हैं. तो दिस इज अबाउट आर्टिकल 18. व्हाट आर्टिकल 19 सेज? आर्टिकल 19 जो है बेसिकली ये 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है. इट्स टॉक अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स, that is right to freedom of speech and expression, freedom to assemble, freedom to form association, union and cooperative society, freedom to move freely, freedom to residence, freedom of profession. सो अगर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 19 की तो आपको पहला जो इसका पार्ट है आर्टिकल 19 का फर्स्ट क्लॉज वो कहता है कि हर एक सिटीजन को राइट है कि दे कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स नेशन, और जो भी उनके ऊपर जो हो रहा है कुछ भी वो कहना चाहते हैं अपने स्टेट के बारे में, उनके साथ कुछ इनइक्वालिटी आ रहा है तो उनके पास फ्रीडम है कि दे कैन एक्सप्रेस, दे कैन स्पीक. बट यहाँ पे सर्टेन रेस्ट्रिक्शन होता है. किस ग्राउंड पे? ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री और ऑल्सो फ्रेंड रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज. सेकेंड जो है वो कहता है सेकेंड क्लॉज 19 आर्टिकल 19 का कि हर एक सिटीजन्स के पास राइट है कि दे कैन मेक असेंबली पीसफुली विदाउट मेकिंग एनी कायोस. बट यहाँ पे भी सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस है जैसे कि इसमें था इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और फ्रीडम ऑफ द पब्लिक ऑर्डर. आर्टिकल 19 का जो थर्ड क्लॉज है ये कहता है कि किसी भी सिटीजन के पास ये राइट है कि दे कैन फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज. बट देयर आर ऑल्सो सर्टेन ग्राउंड्स कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे पीसफुल मैनर से आप एसोसिएशन बना रहे हैं, आपके नेशन की इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और सोवरेनिटी पे कोई थ्रेट नहीं आ रहा है. एंड ऑल्सो इट गिव्स द राइट इट गिव्स राइट टू वर्कर्स टू मेक एनी ट्रेड यूनियन. दैट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट. बट ये जो आप पढ़ रहे हैं ना राइट टू असेंबल, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, इसमें आपका राइट टू स्ट्राइक जो है इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, दैट इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 19. मीन्स राइट टू स्ट्राइक इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट्स. जैसे कि द पुलिस फोर्स रेगुलेशन एक्ट 1966 जो है ये कहता है कि आप ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं, बट यहाँ पे सर्टेन रेस्ट्रिक्शन भी होते हैं. जैसे आप IPC के बारे में पढ़े होंगे तो यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं कि किस ग्राउंड पे आप किसी कहीं भी एसोसिएशन, यूनियंस या आप एक जगह इकट्ठा होकर भीड़ नहीं इकट्ठा कर सकते हैं जब आपके कंट्री पे थ्रेट का सिचुएशन आ जाता है. तो इसमें जो फोर्थ प्रोविजन है वो कहता है राइट टू मूव फ्रीली. मीन्स किसी भी सिटीजन्स के पास राइट है कि वो अपने टेरिटरी के अंदर कहीं पे भी मूव कर सकते हैं. बट देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस लाइक ऑन द ग्राउंड ऑफ सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर एटसेट्रा. नेक्स्ट जो है आर्टिकल 19 का फिफ्थ क्लॉज इट टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस. मीन्स आप कहीं पे भी रिसाइड कर सकते हैं किसी भी पार्ट में, किसी भी पार्ट के कंट्री में. बट यहाँ पे ऑल्सो सर्टेन रेस्ट्रिक्शन है लाइक सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इंटरेस्ट को भी ध्यान रखना पड़ता है. व्हाट आर्टिकल 19 क्लॉज 6 है
इट टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, मीन्स जितने भी सिटीजन्स हैं हमारे कंट्री के पास, वो कंट्री में उन सबके पास राइट है कि दे कैन ट्रेड एनीवेयर और दे कैन ऑक्यूपाई, दे कैन मेक ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन एनीवेयर इन द कंट्री एंड इट विल नॉट डिक्लेयर एज नल एंड वॉइड। बट आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप जो भी ट्रेड या ऑक्यूपेशन कर रहे हैं इट शुड नॉट बी इलीगल, ये इलीगल नहीं होना चाहिए और ना ही इमोरल होना चाहिए। और जो भी लॉ बना रहे हैं इसमें स्टेट जो है उनकी हेल्प कर सकता है अगर वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, मीन्स इफ इट इज नॉट इलीगल और इमोरल। सो दिस इज आर्टिकल 19 clause 6. नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 20, it talks about protection in interest of conviction for offenses. What it says कि आर्टिकल 20 जो ये बताता है कि कोई भी सिटीजन्स है उन पे कोई आरोप लगाए तो उनको कैसे बचा सकते हैं। सो इट्स प्रोवाइड 3 टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एनी इंडिविजुअल अगेंस्ट स्टेट। फर्स्ट जो है वो है रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन, सेकेंड जो है वो है डबल जियोपार्डी एंड थर्ड जो है प्रोविजन अगेंस्ट सेल्फ इंस्क्रिप्शन। तो आपका जो पहला है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन। मतलब इस प्रोविजन के अंदर आर्टिकल 20 क्लॉज फर्स्ट के अंदर ये कहता है कि किसी पर्सन को आप विदाउट उसको बताए कि आप किस ग्राउंड पे उसको अरेस्ट कर रहे हैं आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स क्या कि रेट्रोस्पेक्टिवली अफेक्ट आप क्रिमिनल लेजिस्लेशन नहीं कर सकते हैं। एंड साथ साथ में ये जो इम्यूनिटी है इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर यू कैन से for the it is also used against the provision of preventive detention and also does not cover the trial. दूसरा जो है वो है जियो पार्टी, मीन्स एक ही पर्सन को आप सेम क्राइम के लिए 2 बार पनिश नहीं कर सकते। अगर वो दो बार एक ही क्राइम किया है तो आप अलग अलग बार उसको पनिश नहीं करेंगे, दैट इज द डबल जियो पार्टी। थर्ड कहता है कि आप किसी भी पर्सन को ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते कि वो अपनी जो गलतियाँ किया उसको ज़बरदस्ती एक्सेप्ट करे। सो दिस इज द प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मीन्स नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसको छोड़ के किसी भी पर्सन की आप लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को नहीं छीन सकते हैं। आर्टिकल 21 क्लॉज ए जो है वो बात करता है राइट टू एजुकेशन की, मीन्स स्टेट के पास पावर है कि इट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल दोज स्टूडेंट्स हु इज इन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। मीन्स स्टेट के पास जो है पावर है कि वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देगा जो बच्चे 6 to 14 ईयर्स के बीच में है। दिस इज अबाउट आर्टिकल 20, आर्टिकल 21A। नाउ लेट्स डिस्कस आर्टिकल 22। ये जो है ये डिस्कस करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। सो आर्टिकल 22 के अंदर 2 क्लॉजेज होते हैं, 3 क्लॉज है। पहला जो है वो है कि इसमें 2 चीज़ आपको जानना है, प्यूनिटिव डिटेंशन एंड सेकेंड इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। सो आर्टिकल 22 जो है इट डील्स विद द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। दिस आर्टिकल अप्लाइज टू बोथ फॉरेनर्स एंड ऑल्सो फॉर इंडियन सिटीजन्स। इट कैन ऑल्सो बी एक्सटेंडेड in certain procedural safeguards for individuals and in case of arrest. So what article 21 clause ये said कि आप किसी भी पर्सन को कस्टडी में ले रहे हैं so you should inform कि why you are arresting and further he cannot be denied the right to consult an advocate. That is the article 21 clause A. What article 22 clause 2 says कि आप जिस भी इंडिविजुअल को अरेस्ट कर रहे हैं उसको पहले जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास 24 आवर्स के अंदर ही आपको प्रेजेंट करना है। बट इस टाइम में आप उसके ट्रैवलिंग टाइम को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। What article 22 clause 3 says कि no individual who has been arrested and can kept in custody for more than the period determined by the judicial magistrate. जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने टाइम डिसाइड किया उससे ज़्यादा आप उसको ट्रायल उसके कस्टडी में नहीं ले सकते हैं। एंड दिस का ये जो आपका जो सेफ गार्ड है आपको मैंने बताया कि इट इज़ अवेलेबल फॉर सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स। बट जो इनेमी अलायंस होते हैं बाहर की जो कंट्रीज हैं मीन्स जो हमारे इनेमी अलायंस होते हैं जो वो कंट्रीज जो जिनका हमसे नहीं बनता है उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। एंड ऑल्सो दोज पीपल हु आर अरेस्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। सो ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज प्यूनिटिव एंड सेकेंड इज प्रिवेंटिव। सो प्यूनिटिव जो होते हैं बेसिकली ये वो डिटेंशन है जिसको आप गलती करने के बाद किसी को अरेस्ट करते हैं। एंड प्रिवेंटिव मीन्स किसी इंसान को गलती करने से पहले उसको आप डिटेंट करते हैं, उसको अरेस्ट करते हैं। दिस इज 2 टाइप्स ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। सो दिस इज आर्टिकल
22. Let's move towards Article 23. So Article 23, it talks about prohibition of traffic in human beings and forced labor. मीन्स आप किसी भी ह्यूमन को ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं, चाहे ह्यूमन बीइंग है या बेकार है, उनको किसी भी तरह से फोर्स नहीं कर सकते, उनको फोर्स लेबर नहीं बना सकते हैं. एंड ये जो आर्टिकल है ये स्टेट पे सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन लगाता है कि उनको कंपल्सरी सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए फॉर पब्लिक सर्विसेज. और वो जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं स्टेट के लोगों को, तो इट दिस शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द फोर्थ फिफ्थ फाइव ग्राउंड, दैट इज रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. दिस इज अबाउट आर्टिकल 23. Article 24 says about prohibition of employment of children in factory. That is very important article in fundamental rights. Means किसी भी citizens को आप अगर कोई भी children है वो 14 years से कम है तो आप उसको जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं. It is a crime and it will lead to the hazardous effect on children. So this is ये जो article 24 है, it prohibit any children from working in any hazardous factory. Now let's move towards Article 25. Article 25 talks about freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. So इसके अंदर बेसिकली आपके दो इम्पोर्टेंट क्लॉज है. पहला क्या, इट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एंड ऑल्सो अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट. ऑल पर्सन्स आर treated equally and entitled to freedom of conscience and they have right to freely to practice and propagate their religion. ऑल्सो जो भी यहाँ पे आर्टिकल्स में इंक्लूडेड है, इट शैल नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ दैट विल रेगुलेट or restrict any economic, financial and political or other secular activity. Second is that if it is providing for social welfare and reform on the throwing open to Hindu religion institution. अगर मैं आपको पहला एक्सप्लेनेशन दूं तो अगर मान लीजिए कोई इंसान है तो वो अपने प्रोफेशन को प्रैक्टिस करना, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहा है, तो कोई भी कानून उसको रोक नहीं सकती है कि वो, जैसे आप एग्जांपल ले लो कि जो सिख रिलीजन होते हैं वो कृपांस या जो अवेयर करते हैं तो वो उनका प्रोफेशन है, सो दे कैन प्रैक्टिस. ऑल्सो आपका जो सब क्लॉज है, सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2, यहाँ पे हिंदू के लिए भी अप्लाई होता है कि हो सकता है कि वो अपना जिस टाइप का उनको मन करे वो अपनी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो दिस इज अबाउट आर्टिकल 25. What Article 26 says, it talks about freedom to manage religious affairs. Means each and every individual have right to make, or he is free to practice or manage religious affairs. It is subject to public order, morality and health, and every religion, denomination or may section therefore shall have the right to establish and maintain institution for religious and charitable purpose. Second is to manage its own affairs in matters of religion. Third is to own and acquire movable and immovable property. Last and most important, to administer such property in accordance with the law. So this is about article. It talks about freedom to manage religious affairs. You can do by making any institution. You can manage any of own affairs that is related to religion, but you cannot force to anyone to manage your affairs, your religion affair. Now let's move towards Article 27. What it talks about freedom as to payment of taxes or for promotion of any particular religion. मीन्स किसी भी पर्सन को आप जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वो अपने रिलीजन के लिए टैक्स पे करे, और ना ही स्टेट ऐसा कुछ काम करता है कि यहाँ पे आप किसी भी रिलीजन को जबरदस्ती पैसे किसी भी इंसान को फोर्स करके उसको पे के लिए, उसको टैक्स पे करने के लिए फोर्स करें. तो दैट इज आर्टिकल 27. व्हाट इज आर्टिकल 28? It talks about freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in certain educational institution. So ये जो है basically it talks about no religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of the state funds. इस state funds से लेके आप वो यूज नहीं कर सकते. That is article 28. What article 29 said? It talks about protection of interest of minorities. ये minorities के इंटरेस्ट की बात करते हैं, उनके प्रमोशन के लिए कुछ स्टेट जो एक्शन ले सकते हैं, और कोई भी सिटीजन्स जो है अपने कंट्री में है तो उनको आप ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते हैं. उनकी माइनॉरिटीज़, वो जो माइनॉरिटीज़ में बिलोंग करते हैं उनको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे. किसी भी पर्सन को किसी भी एजुकेशन में आप इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने से उसको रोक नहीं सकते हैं. इवन स्टेट जो है वो फंड्स भी बनाती है ताकि वो जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप है उनको अच्छे कॉलेज में और अच्छे इंस्टीट्यूशन में अच्छी तरह से वो पढ़ सके. दैट इज आर्टिकल 29.
What is Article 30? It talks about right of minorities to establish and administer educational institution. So जितने भी minorities group है वो किसी भी religion और language के हैं, they have right to establish or administer educational institution of self their own choice. If they want to choose any institutional or any institution, educational institution, they can choice. So this is about social, you can see it is like a social for whole society of minority, and it is about only for a interest of single person, or it is important for an individual. That is Article 29 and 30. Now let's move towards Article 32. What Article 32? It talks about remedy for enforcement of the fundamental rights that is confirmed by the this part, that is included in part 3 of the Constitution. सो ये खुद आपका जो फंडामेंटल राइट्स है इसमें खुद लिखा है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेट कर रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हैं, और यहाँ पे आपके पास राइट है कि यू कैन कंप्लेन और यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड यू हैव पावर टू complain against any person who is violating your fundamental rights. And also supreme court have power to issue directions or orders or writs. और हमें पता है कि 6 writs होते हैं, लाइक habeas corpus, mandamus, provision, quo warranto. ये सारे जो है बेसिकली किस लिए रिट्स पास किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ताकि आपके फंडामेंटल राइट्स जो है उसका वायलेशन ना हो. Now let's discuss about all these 3 articles, other 3 articles. जैसे आर्टिकल 31 जो है ये राइट टू प्रॉपर्टी है, इसके बारे में हम लोग सेपरेट एक डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे. अभी हमारा जो शॉर्ट समरी है इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं. आर्टिकल 33 जो है ये टॉक्स अबाउट कि जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, पुलिस फोर्सेज हैं, समटाइम्स उनके लिए ये फंडामेंटल राइट्स जो है रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है और अब्रोड किया जा उनके एब्रोगेट हो सकता है उनके पास से, क्योंकि वो बेसिकली अपने कंट्री के लिए सेफगार्ड के लिए कर रहे हैं. ऑल्सो आर्टिकल 34 जो है ये टॉक्स अबाउट कि ये जो आपका एप्लीकेशन है फंडामेंटल राइट्स, इट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग द मार्शल लॉ. इफ मार्शल लॉ इज इन फोर्स इट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड, एंड बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम नेशनल इमरजेंसी. यू शुड नो व्हाट आर्टिकल 35 सेज कि ये जो आपका आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स है, सम ऑफ देम आर डायरेक्टली इन्फोर्सिबल, कुछ ऐसे भी हैं जो कि डायरेक्टली इन्फोर्सिबल नहीं है. कुछ के लिए हमें पार्लियामेंट से लॉ बनाने पड़ सकते हैं और कुछ के लिए स्टेट लेजिस्लेचर का परमिशन लेना पड़ सकता है. सो दिस इज आर्टिकल 35. आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड अ शॉर्ट समरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जहाँ पे हमने सारी आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस किया कि कौन से आर्टिकल्स क्या क्या कहते हैं. कि आपका डिटेल में नहीं था, बट मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि पूरे आर्टिकल्स होते क्या है. मैंने सोचा कि आपको बहुत कम टाइम में ये सारे लेक्चर्स, ये सारे जो आर्टिकल्स हैं इनको कंप्लीट कर दूँ. So thank you so much everyone for watching my video. Don't forget to press the bell icon for getting the notification of upcoming videos.